अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। बड़ा हैपनिंग जनाब ये अब रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पूरा हफ्ता, चूंकि पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए जो शेड्यूल है, जो उसके लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट है वो इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो प्रेस रिलीज भी आया, पीसीबी के जनरल बॉडी का इजलास भी हुआ, लेकिन जो कल एक हैपनिंग हुई उस पर आज हम ज़रूर पुराने में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ भी हैं, उन्होंने साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब से मुलाकात की और रमीज़ राजा साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हमजा शहबाज से ज़रूर हुई थी, लेकिन जो पीसीबी के पैटर्न हैं उनसे अब तक चेयरमैन की मुलाकात नहीं हुई और साबिक चेयरमैन की मुलाकात पर काफ़ी जो है वो इस वक्त कयास सराहियाँ हो रही हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके साथ अनीता करीम और अलूमी करीम, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर सुपरस्टार्स हैं, उनके साथ भी प्रोग्राम में दूसरे पार्ट के अंदर आपसे मुलाकात करवाएंगे। और पहले पार्ट में हमें सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब ज्वाइन करेंगे। उनसे पाकिस्तान क्रिकेट की जितने मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं, जितनी इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो खबरों के पीछे छुपी हुई खबरें, उनके हवाले से बात करेंगे। लेकिन खबरों पर हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब हमें कराची से स्काइप के लिए ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सलीम साहब ज्वाइन करने के लिए। आप काफ़ी हैपनिंग रहेगा लगता है ये वीक। गो के कल वाली खबर पे ज़्यादा हम बात ही करेंगे कि साबिक चेयरमैन की मुलाकात हो रही है। मौजूदा चेयरमैन जो है वो अभी बड़ी तस्वीर उनकी आई है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक ग्रुप फोटो जारी किया, बड़े रिलैक्स और खुश दरमिदा सब दिखाई दे रहे हैं जनरल बॉडी इजलास के बाद। लेकिन सलीम साहब, कभी हुआ नहीं ऐसा कि साबिक चेयरमैन से मुलाकात हो रही हो पैटर्न इन चीफ की और मौजूदा चेयरमैन उनसे अब तक ना मिले हो? क्या ये एक महज इत्तेफाक है या कुछ छुपा है? जनरल बॉडी मीटिंग का गफार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जनरल बॉडी मीटिंग की कल आपके अखबार में खबर छपी डाउन में कि पीसीबी का जनरल बॉडी जो इजलास है वो हो नहीं रहा, हालांकि होना चाहिए और ये कवानीन के तहत ऐसा, और आज इजलास हो गया। क्रेडिट तो आपको जाता है इसका, नहीं तो वैसे भी नहीं हो रहा था, आगे भी नहीं होता। और जहां तक ये आपने बात बोली, बाकी बहुत अनयूजुअल है ऐसा कि 3 साबिक चेयरमैन जो नजम सेठी, ज़का अशरफ और कल खालिद महमूद से भी मुलाकात हो गई वजीर आजम की, लेकिन वो जिस इदारे के पैटर्न इन चीफ है यानी पीसीबी, इसका जो मौजूदा सरबराह है यानी रमीज राजा, उनसे अभी तक नहीं मिले। शायद ट्रस्ट लेवल जो है वो कम है, क्योंकि रमीज राजा साहब जो है वो इमरान खान साहब की हिमायत में ऑल आउट चले गए थे। जिस तरह से उन्होंने बातें की थी कि ट्वीट्स भी करते थे, टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी कहते थे, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि अगर इमरान भाई चले गए तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा ओहदा छोड़ते हुए। जाहिर है जो बड़े लोग होते हैं तो उनकी ईगो भी बड़ी होती है, वो सब चीजें देखते हैं ये। और रिवायती तौर पर भी ऐसा ही होता है कि जब हुकूमत चेंज होती है तो क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आती है। लेकिन इस हुकूमत के साथ ये हुआ कि आते के साथ ही इसको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो अभी भी हैं चैलेंजेस सामने, तो इसलिए शायद इन्होंने इनको चेंज नहीं किया। बाकी एक तगड़ी सिफारिश भी थी एक रमीज राजा साहब के लिए, वो भी थी इसके पीछे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद उसको हटा दिया जाए। जैसे कि मैंने एक स्टोरी भी दी थी, आपने पढ़ी होगी, उसमें ये जिक्र था कि गवर्नमेंट जो है, जो अगले काबीना की मीटिंग होनी है अगली या उसके बाद, जल्द ही ऐसा होगा ऐसा कि कोई पीसीबी के आइन में तब्दीली कर दी जाएगी, जिसके बाद जो है पैटर्न इन चीफ हैं उनको ये अख्तियार मिल जाएगा कि अगर वो अपनी नॉमिनेशन वापस लेना चाहें, जो 2 नॉमिनेशन होते हैं पीसीबी पीओजी में, जैसे इस दफा रमीज राजा और असद अली खान की हैं जो पिछले वजीर आजम के दौर में हुई थी, लेकिन अब नए वजीर आजम आ गए। अभी तो उनके पास इख्तियार, लेकिन अगर अमेंडमेंट हुई तो इख्तियार आ जाएगा। अगर उन्होंने अपनी नॉमिनेशन वापस ले ली तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा और फिर बोर्ड में चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे ये सारी सूरत हाल को आपसे सुनकर ज़का अशरफ नजम सेठी वाला मामला याद आ रहा है। वहाँ पर भी इसी तरह की बड़ी कानूनी रेस चलती रही और फिर नजम सेठी साहब ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान होते हैं, उनको पैटर्न चीफ वाला जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था, काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें थी जो हमें भी किताबें खोल के दोबारा पढ़नी पड़ी। और अब तो आज आपने रिपोर्ट किया, बिल्कुल सही, उसमें जो है वो तमाम याद दहानी हो गई। लेकिन सलीम भाई, हमारे जो देखने वाले हैं उनकी मालूमात के लिए कुछ हमारी भी मालूमात कंफर्मेशन हो जाएगी। प्रोसीजर ज़रा बता दीजिएगा कि तब्दीली एक तो सियासी वजूहात की बुनियाद पर शायद नहीं हो पाई कि बहुत ज़्यादा इस पर हुकूमत जो है वो माशी मामलात में और सियासी जो चैलेंजेस में घिरी हुई थी, लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली करनी हो इस गवर्नमेंट को, तरीकाकार क्या है उसका? देखिए, सबसे सीधा तरीका तो यही था कि वो अपनी नॉमिनेशन वापस ले ले, लेकिन अगर आप आइन का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है। अगर हटा सकते हैं डायरेक्ट तो कोई इल्जामात हो, लेकिन रमीज राजा साहब आपको पता है कि शरीफ आदमी, इस तरह की चीजों में कोई है नहीं, और उनके दौर में ज़ाहिर है कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ कि जिस पे उनको ऐसे ही हटा दिया जाए। लेकिन असल बात होती है ट्रस्ट।
जब आपके इदारे का जो एक सरबराह है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप उधर काम नहीं कर सकते। तो पीसीबी के जो वेतन इन चीफ वजीर आजम है उनको इनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है। वजह जैसे मैंने पहले बयान की कि इनकी एफिलिएशन इमरान खान साहब के साथ है, सबको पता है, तो जाहिर है वो होता ही है। फिर इस वजह से तो चेंज करनी है। अब तरीका ये होगा, अगर वैसे ही हटा देते ये तो हो सकता है राजा साहब कोर्ट में चले जाते, फिर हो सकता है उसी तरह का चलता जैसे सेठी साहब का और जका साहब का चल रहा था, काफी अर्से तक कोर्ट में मामला चलते रहे। उसके बाद एक ताकतवर एग्जीक्यूटिव कमेटी बना के नजम सेठी साहब उसके सरबराह बन गए और एज अ डमी चेयरमैन शरियार साहब को लाया गया था। तो आपको गवर्नमेंट से आप लड़ नहीं सकते। शायद इसीलिए हुकूमत भी अभी जितने प्रेशर में है उसने सोचा होगा यार एक और क्या पेंडोरा बॉक्स खोले, महाज एक खोले, तो उन्होंने कहा कि चलो सब चीजें खत्म करके कानूनी तरीके से आगे किया जाए। तो इसलिए शायद हो सकता है कि ये प्रोसेस अपनाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, अमेंडमेंट हो गई आइन में, तो उसके बाद अगर इख्तियार आ गया, नॉमिनेशन वापस ले ली, तो रमीज राजा साहब बीओजी के अगर मेंबर नहीं रहे तो जाहिर है वो चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर दोबारा जो नई 2 नॉमिनेशन होंगी वजीर आजम हाउस से, उसमें से एक जैसे कि रस्मी तौर पे एक बीओजी सेलेक्ट करता है, उस सब सेलेक्ट करेगा और एक नया चेयरमैन आ जाएगा। उसी तौर पर तो राजा साहब ने जिस तरह खुलकर इमरान खान साहब की हिमायत की थी और जिस तरह उनकी वीडियो आपने भी देखी होगी टेलीविजन चैनल पर चल रही थी कि जी 2 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं जाने में, तो सब एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे, गवर्नमेंट भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी, ये खुद चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब शायद इसलिए अब उनको इस तरह का इंतहाई कदम उठाना पड़े। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सलीम भाई ये सूरत हाल यकीन तौर पर अच्छी तो नहीं है, अनसर्टेनिटी, लेकिन उसकी कुछ वजूहात भी हैं। आप भी सहाफ़त कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूं कि जो पीसीबी से डायरेक्ट बात की जाए, लेकिन आपको पता है कुछ अरसे से कोई भी पीसीबी का ऑफिशियल इस मौजू पे बराह रास्त या ऑफिशियल बात करने से गुरेज़ा है। कुछ गवर्नमेंट के हवाले से भी अगर आप देखें तो इस तरह की वो बात हुई नहीं। ऐसी सूरत हाल में यकीन तौर पर हम भी कंफ्यूज हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी एक अनसर्टनिटी मौजूद है। और ये तो शुक्र है कि अभी हमारी कोई क्रिकेट टीम खेल नहीं रही है, कोई परफॉर्मेंस का अप एंड डाउन नहीं है, वरना तो फिर और ज़्यादा मसाइल गंभीर हो जाते हैं। सूरत हाल जो है ना वो कंफ्यूज है। क्या समझते हैं कि ये यकीनी तौर पर रमीज साहब की पॉलिसी रही है कि वो प्रेस से बात नहीं करते हैं, वो हम उससे पूछना भी जा रहे हैं कि उनका अपना क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सूरत हाल इसलिए भी ज़रा और जो है ना वो गंभीर होती जा रही है। देखिए रमीज राजा का इस वक्त कोई कसूर नहीं है। आप रमीज राजा साहब को कॉल करके पूछेंगे कि क्या आप जा रहे हैं, तो आपको क्या बोलेंगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो काम करना चाह रहे हैं। इस वक्त जो हमारे सवाल हैं उन सवालात के जवाबात रमीज राजा साहब के पास मौजूद नहीं है, शायद इसीलिए वो मीडिया से अवॉइड कर रहे हैं। और जहां तक मीडिया डिपार्टमेंट की बात रही तो उसका भी अभी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनको क्या पता है इस बारे में कि भाई बोर्ड में तब्दीली हो रही है नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट लेवल पे होगा। और आपने देखा होगा 2-3 जो हुक्मरान जमात है उसके बड़े लीडर्स के स्टेटमेंट ऐसे आ चुके हैं कि हम चेंज करना चाहते हैं। मतलब तब्दीली तो एक है, अगर तब्दीली नहीं करनी तो वजीर आजम साहब को चाहिए एक रमीज राजा साहब को मिलने के लिए बुलाएं और उनको बुला के बोले कि भाई आपका 3 साल के लिए तकर्रुर हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, मुझे आप पे भरपूर एतमाद है, आप 3 साल अपने पूरे करें। लेकिन कितने महीने हो गए उन्होंने ऐसा किया नहीं। फॉर्मर जो चेयरमैन है 3 उनसे मिल लिए, मौजूदा से मिल नहीं रहे, तो उससे तो साफ क्या कहते हैं दीवार पे लिखा हुआ है जो पढ़ लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब शहबाज शरीफ साहब ने अगर बुलाया रमीज राजा साहब को और बोला कि यार ये डोमेस्टिक सिस्टम सारा तो तब्दील कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। तो जो उनको लेकर आए थे इमरान खान साहब, उनका बनाया, उनके कहने पे बनाया हुआ सिस्टम था ये सारा, डिपार्टमेंट वगैरह का खत्म जो किया गया था। तो क्या राजा साहब कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जाएंगे, नहीं करेंगे तो मौजूदा वजीर आजम के अगेंस्ट जाएंगे। तो उनके लिए खुद मामला जो है वो इतना आसान नहीं है। वो आजकल पीसीबी लगी हुई है, जो रमीज राजा साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जूनियर लीग, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो लगे हुए हैं। लेकिन अगर बोर्ड में तब्दीली आई तो मेरा नहीं ख्याल कि जूनियर लीग वगैरह होंगे। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस मौके पर आगे बढ़कर या तो कोई डिसीजन है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी कहने पर वो डिसीजन अभी ले लें या जल्दी ले लें, लेकिन इस अनसर्टेनिटी का फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जैसे आपने कहा कि कुछ अरसे से हम सब इस जूनियर लीग के हवाले से चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने भी इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी प्रेस तक लेकर आए, लेकिन बात यह है कि अगर एकदम से चेंज हुआ तो सब कुछ फिर जो है ना वो आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, फिर आपका नया चेयरमैन आके सारी चीज़ें करता है। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ और शायद ये वक्त है कि अगर आप देखें इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुआशी मामला जिस नहज पे पहुँच गए इससे ज़्यादा अब क्या ही ख़राब होंगे।
देखिए, अगर वजीर आजम ने उनको मिलने के लिए नहीं बुलाया तो इट्स मीन सिंपल सी चीज है कि उनका उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और चेंज होना है। तो हो सकता है शायद कुछ बहुत जल्दी कोई ऐसी खबर आ जाए। जूनियर लीग की जहां तक बात है, जूनियर लीग जब तक रमीज राजा है तब तक ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में बज़ाहिर मुझे कोई दम नहीं लगता इतना, और पीएसएल फ्रेंचाइजी जो है वो भी बड़े नाराज हैं उनसे, पीसीबी से, और काफी ज्यादा इसमें मसाइल हैं। एक आपकी अपनी पीएसएल एक ब्रांड है, उसके ऊपर आप अपनी जूनियर लीग लेकर आ गए। अगर जूनियर लीग भी इतना अच्छा प्रोजेक्ट होता तो अब तक सारे बोर्ड करा चुके होते। सबसे पहले इंडियन बोर्ड ने करा लिया होता है कि आईपीएल जूनियर के नाम से, कि यार उसमें बहुत पैसा है, लेकिन नहीं है। आप मुझे बता दें अंडर 19 वर्ल्ड कप के कितने मैचेस आपने देखे थे? आप ये टॉप स्कोरर कौन था, टॉप 5 बैट्समैन कौन थे, टॉप 5 बॉलर कौन थे, किसी से भी आप पूछ लें कितनी इसकी टीआरपी थी, कितनी भी थी। जब लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते तो आपकी ये जो टूर्नामेंट आप जूनियर लीग करा रहे हैं वो देख के कि अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद तालिब या सलीम खान, इन लोगों को देखने के लिए लोग जाएंगे जिनको कोई नोन प्लेयर भी नहीं है। लोगों को तो स्टार्स चाहिए होते हैं। पीएसएल में भी अगर स्टार्स ना हो तो कौन देखने के लिए जाएगा? लेकिन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो चाहते हैं इसको करना, तो अगर वो रुक गए तो हो जाएगा, अगर वो गए तो फिर खत्म। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो बुलाते हैं जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट है और डोमेस्टिक क्रिकेट, इन पर भी बात करेंगे। सलीम खालिद साहब से हमारे साथ मौजूद रहेगा, और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, इस हफ्ते एक्सपेक्टेड यही कि शेड्यूल पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ का भी आ सकता है, और स्कॉट की अनाउंसमेंट के हवाले से बात हो रही है। गो कि बहुत सारी चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। हमारी टीम अच्छा नहीं खेली थी ज़्यादा जब टेस्ट सीरीज़ हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका ने कल 2-1 की बढ़ती हासिल की वनडे फॉर्मेट में, बट लगता ही है कि श्रीलंका जैसे अब अपने पाँव को जो है वो जमाने शुरू हुआ है, तो ये सीरीज़ आसान नहीं होगी। और आपकी क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है इस टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट स्कॉट की जो अनाउंसमेंट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि इसमें वनडे मैच भी होना था, लेकिन श्रीलंका की दरख्वास्त को आगे बढ़ा दिया गया। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि श्रीलंका की टीम अच्छा खेल रही है, और घर पर तो सभी शेयर होते हैं। आपको पता है श्रीलंका की टीम की घर पर अपने शेयर है। वो गो के उनके पास प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे लिए इतने नोन नहीं है, लेकिन जब हम, तो आपको पता है कि इस चीज में माहिर हैं कि अननोन प्लेयर्स को नोन बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी हल्का नहीं समझना चाहिए श्रीलंकन टीम को। और वो मुश्किल हमें टाइम दे सकती है वहां पर, और एक सख्त सीरीज जो है, एक मुश्किल सीरीज जो है वो साबित हो सकती है। तो इजी डालें। और टीम में चेंजेस की जहां तक आपने बात की, ज्यादातर तो इम्कान यही है कि वही लड़के खेलेंगे जो पिछली सीरीज में थे, और शायद मीडिया को चुप कराने के लिए शाह मसूद को स्क्वाड में रखा जाए। पहले भी उनको रखा हुआ था, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में खिलाया नहीं था, लेकिन वो आ जाए। यासिर शाह के बारे में भी सुनने में आ रहे, इतना कंफर्म नहीं है, तो कुछ चेंजेस तो होनी है। और टेस्ट तो आपको पता है आजकल तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए थोड़े बहुत खेल देते हैं। असल तो T20 है, वनडे भी कम ही है, वर्ल्ड कप आने वाला है शायद इस वजह से हो। लेकिन असल जो मुझे कंसर्न है वो पाकिस्तान की T20 के हवाले से, मिडिल ऑर्डर और स्पिन के हवाले से है। और इस साल आपको पता है वर्ल्ड कप भी होना है, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सोच समझ के अपनी टीम बनानी चाहिए, और ईगो को खास तौर पे सबसे कुछ रखना चाहिए। इस वक्त दोस्तियां यारियां चल रही हैं, कोई बड़ा आदमी ट्वीट भी कर दे तो उससे भी मुतासर होकर सेलेक्टर जो है वो टीम में बना लेते हैं, तो ये जरा देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यूनुस खान साहब की मुझे बात याद आ रही है जो उन्होंने जब पोजीशन मौजूद थी तब कह दिया था कि लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ हमारा फोकस हो जाता है या मीडिया के ऊपर, लेकिन 12 वो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात करते थे। दूसरा, पावर रेटिंग के हवाले से भी हमने कुछ बहुत सुना था, आपने ठीक निशानदेही की। हमारा जो शोबा है सलीम भाई, ना सिर्फ T20 बल्कि वनडेज के अंदर भी, ODI के अंदर भी, कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट नहीं है, और कुछ हम भी चांसेस प्रॉपर देते नहीं। जैसे इफ्तिखार अहमद पूरी सीरीज़ खेले ही नहीं, लगता है कि सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट कहीं अलग अलग ही दुनिया में थे, वरना अगर सेलेक्ट हुए थे तो शायद उनको एक मैच तो खेलना चाहिए था। और पावर हिटिंग कोच के हवाले से तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आया था, और वही हमारा एक इशू भी है, पावर हिटिंग गो के आसिफ अली ने हमें 2 मैचेस जितवा दिए, लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म भी ठीक नहीं है। मसला यही है ना कि आसिफ हो, खुशदिल हो, ये लोग कंसिस्टेंट नहीं है। एक आध मैच में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन फिर आप रिलाई नहीं कर सकते, रिलायबल नहीं है कि यार ये पूरे इवेंट में हमारे लिए बहुत अच्छा खेलेगा। शायद आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन गफार, मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि वर्ल्ड कप में आपको रखना पड़ेगा शोएब मलिक को। शोएब मलिक को रखें, एज अ रिजर्व विकेट कीपर रखें आप सरफराज अहमद को, मिडिल ऑर्डर में आप शाह मसूद को भी रखें। आपको रखना पड़ेगा गफार। ये वर्ल्ड कप जो है ये UAE में नहीं होगा, ये वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर आपके लिए कभी 20 ओवर्स खेलना भी मुश्किल हो सकता है। कि नए नए बच्चों के ऊपर अगर आप रहे कि हारिस को ले जाएंगे, फलाने को ले जाएंगे, ढिपकाने को ले जाएंगे, नहीं होगा। शोएब मलिक तो मस्त है T20 में आपके
भाई एज के ऊपर अगर आपको देखना है तो मिसबा भी तो कितने साल तक खेलते रहे थे, उनकी भी एज उस वक्त थी, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे थे, खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी काफी मिसालें ऐसी मौजूद है, और भी जगहों पर है। जब आपके पास एक प्लेयर है तो खाली एज की वजह से उसको बाहर करने का कोई जवाब नहीं है। यंगस्टर है तो आहिस्ता आहिस्ता खिलाएं, होम सीरीज में मौका दें। बड़े इवेंट जो है वहाँ बड़ा प्लेयर आपको चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि आपको रखना पड़ेगा। शोएब मलिक को आप बुलाएं, सरफराज को भी बुलाएं, शान की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, उसको बुलाएं। सरफराज को चाहे अगर सारे मैच नहीं भी खिलाना है, स्क्वाड में कम से कम रखे। इतने बड़े इवेंट में आप किसी बच्चे को लेकर चले गए एज अ रिजर्व विकेट कीपर, और खुदा न खास्ता कभी हमें जरूरत पड़ी तो रिजवान इंजर्ड हो गए, उनको रेस्ट होगा, तो फिर मसला पड़ सकता है गफार। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने तो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी बिल्कुल 1 सेकंड पहले 4 तब्दीलें कर दी थी, 4 एक भी नहीं। यहाँ भी अगर शोएब मलिक को क्या लगता है आखिरी वक्त में खिलाएंगे, बस क्विकली ख्याल में जिसको खिलाना है सलीम भाई, इंग्लैंड वाले 60 T20 मैचेस आ रहे हैं। खुदा के लिए मेरी तो ये दरख्वास्त होगी सिलेक्शन कमेटी से कि जो कर रहे हैं 7 मैचेस में करके तैयारी करने को सरप्राइज ना रखें इस बार। भाई गफार, हमारे यहाँ तो काम होते ही सबसे आखिर में है। आप अभी मीडिया पर शोर मचा देंगे, कुछ होगा तो फिर शायद कुछ हो जाए। अभी देखें, इन लोगों की कोई पॉलिसी ऐसी नजर नहीं आती। देखिए शान मसूद की कितनी अच्छी फॉर्म चल रही है। आपको पता है शान मसूद मेरे कुछ चाचा का बेटा थोड़ी है कि मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, उसकी परफॉर्मेंस बोल रही है यार। काउंटी क्रिकेट में 991 रन बना चुका है, लीड कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं टीम की इस वक्त वहां पर। उसकी काउंटी ने उसको व्हाइट बॉल की जो T20 ब्लास्ट है उसके लिए कैप्टन बना दिया। आप यहाँ लिफ्ट ही नहीं कराते कि भाई हम ओपनर को मिडिल ऑर्डर में क्यों लेकर आए। तो भाई आप फिर रिजवान जो था लोअर ऑर्डर वाला, उसको ओपनर आपने क्यों बनाया। अभी जो आपने हारिस को खिलाया, उस वक्त आप सरफराज के लिए कहते रहे कि जी रिजर्व विकेट कीपर है, उसको हम एज अ बैट्समैन नहीं खिला सकते, तो हारिस को क्यों खिलाया। देखिए, 2 बंदों के लिए अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी एक बनानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। उम्मीद करते हैं जैसे आपने कहा कि चीज़ें जो है वक्त से पहले हम ठीक कर लें, बजाय इसके आखिरी में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़े स्पेशल 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे पास इंस्पिरेशन स्टोरीज हैं, लेकिन शायद स्पोर्ट्स के अंदर बहन भाइयों की एक ही स्पोर्ट्स में खेलना और फिर भाई का कोच होना, ये बहुत ही रेयर जो है हमारे यहाँ एक चीज़ है, बड़ी इंस्पिरेशन है और बड़ी मेरे लिए तो बड़ी अच्छी स्टोरी है। और मैं इस पर पहले भी काम करना चाहता, लेकिन इनकी चूँकि ट्रेनिंग चल रही थी तो आज मैंने इनको बिलाखिर जो है वो आज अपने प्रोग्राम में मदू कर लिया। अनीता करीम और उनके भाई, और मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान के पॉइंटर्स में से हैं, बड़े अच्छी परफॉर्मेंस की। अलूमी करीम इस वक्त हमें थाईलैंड से ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। अनीता, पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा। मुबारकबाद भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने फाइट जीती, ज़बरदस्त आपका मुकाबला था। बड़ा मुश्किल खेल ये होता है, फिर भाई कोच हो तो डांट भी बहुत पड़ती होगी, लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस। और हमारे यहाँ लड़कियां ज़्यादातर क्रिकेट तक तो आई हैं, ये तो फाइटिंग वाला खेल है, खूब मार धाड़ होती है इसके अंदर। इंस्पिरेशन भाई बने होंगे यकीनी तौर पर। काफी टाइम बाद, कोविड के बाद मैंने फाइट की और अच्छा रिजल्ट आया, तो ज्यादा खुश हूँ। ठीक है अलूमी भाई, आपसे तो काफ़ी मरतबा हमारी इससे पहले बात भी हुई है, आपने बड़े मुकाबले जीते हैं मिक्स मार्शल आर्ट के पॉइंटर्स में से पाकिस्तान में। अनीता की कामयाबी कितनी खुशी हुई। अब खुद एक खेल में बंदा आगे हो और उसका पॉइंटर बन जाए तो वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बट अगर आपकी फैमिली से ही आपकी छोटी बहन भी उस खेल में आपसे सीख कर मुकाबला जीत जाए तो आई थिंक आपको, शायद मैं भी एक भाई हूँ, मेरे ख्याल में आपको अपने से ज़्यादा उस फाइट की खुशी होगी जिसमें अनीता जीती हैं। जी बिल्कुल, में से जो है ना, बिल्कुल जब पाकिस्तान, जब इस तरह की फैमिली में से जब पाकिस्तान की पहली और अभी तक की इंटरनेशनल जो फीमेल फाइटर हैं वो जब निकलती हैं तो ऑब्वियसली बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है, खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इंटरनेशनल फाइटर बनना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना और उसके लेवल पे जो है ना रहना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि अनीता ऑब्वियसली जो है ना जीती है फाइट करके। ये अनीता की 3rd विन है। जब बहन होती है तो एक एडेड प्रेशर होता है कि अपने छोटे बहन या भाई को मार खाते देखना जो है कोई आसान बात नहीं है। तो इस बेस को हम यूज करते हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग और बेहतर से बेहतर करें और टेक्निकल से टेक्निकल हो, जितना हो सकता है हम लोग अपने आप को पुश करें और अपना बेस्ट जो है ना हर फाइट में अपने पीक पे जाएं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस लेके जाएं। बिल्कुल, अनीता और अलूमी का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, काफ़ी टैलेंट है इस खेल का इस खित्ते के अंदर। इस्लामाबाद में क्लब के अंदर ये सारी एक कहानी शुरू हुई और अब भी बहुत सारे मिक्स मार्शल फाइटर जो है वो कराची में भी अब तक क्लब बन गया है। अनीता बताइएगा,
आपने कब डिसाइड किया कि इस खतरनाक और मुश्किल खेल में आना है? भाई को चोटें लगते हैं और आपने देखा तो होगा, तो बजाय डरने के आपने इंस्पिरेशन ले ली कि मैं जाके अब मुकाबला कर लेती हूँ जिस तरह भाई करते हैं। आपकी स्टोरी क्या है, किस तरह आपको शौक हुआ और फिर भाई ने किस तरह सिखाया, और कितना मुश्किल भी रहा होगा यकीनी तौर पर ये सब? बचपन में भाई के साथ में ताइक्वांडो करती थी, फिर उसके बाद पढ़ाई थोड़ी बहुत की। जब मैं इस्लामाबाद आई तो फिर वहाँ पे मेरे भाई अपना जिम है फाइट फोर्ट्रेस, तो वहाँ पर ऐसे मैंने सेल्फ डिफेंस सीखने का शुरू से ज्यादा शौक था कि मैं कुछ, तो एक मेरे लिए ये भी एक जरिया था। दूसरा कि सेल्फ डिफेंस, मतलब मेरे भाई मुझे ऐसे सेल्फ डिफेंस, ये अच्छा लड़कियों के लिए भी अच्छा था, तो इसलिए मैंने फिर मिक्स मार्शल आर्ट एज अ करियर अपने लिए चूज की। अनीता, इस फाइट में भी काफ़ी जो है वो ठीक ठाक कंपटीशन हुआ, और जाहिर बात है इसमें चोट लगने का खदशा होता भी है, लगी भी, तो कभी घबराई इससे? भाई ने क्या बताया ऐसी सिचुएशन में, जो कि खेल ही कुछ ऐसा है जिसमें ठीक ठाक किस्म की फाइट होती है और यकीन तौर पर इतना आसान नहीं है ये देखते हुए, तो फिर फुटेज जो है वो इतनी मुश्किल नहीं लग रही, खेलना ज़्यादा मुश्किल है। दोबारा मुश्किल, हर चीज मुश्किल होती है, कोई चीज आसान नहीं होती है, तो ये भी इसी तरह थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए एक नॉर्मल रूटीन बन गई। तो ऑब्वियसली फाइट हमारी टफ होती है, और फाइट से पहले भाई जी मुझे ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं, और फिर वहां जाके फिर परफॉर्म भी करते हैं। साथ में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अनीता ने मेंशन नहीं किया, जो आपने इंजरीज की बात की थी, अनीता का घुटना जो है ना, उसका मेनिस्कस जो है वो टूट गया था, तो शी हैड टोर्न मेनिस्कस, और साथ में उसका जो मीडियल लिगामेंट होता है एमसीएल, वो भी जो है सेकंड डिग्री टेयर था उसमें। तो इसके बावजूद भी जो है ना, और अनीता के लेफ्ट पांव की एक जो है ना उंगली भी टूट गई थी ट्रेनिंग के दौरान, फाइट से कोई 3 दिन पहले। तो ये इन सारे इंजरीज के साथ जो है ना अनीता ने ट्रेनिंग की, और जितनी हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी उनको जो है हमने कोशिश किया कि हम उनको पूरा कर सकें किसी न किसी तरह से। जो है जो भी इंजरीज थी उनके इर्द गिर्द हमने जो है ना ऐसा ट्रेनिंग प्लान बनाया, और फाइट गेम प्लान ऐसा बनाया कि इंजरीज जो है वो कम से कम रहें, और फाइट में कामयाबी हासिल है। बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रूर जानूंगा आप दोनों से कि आप लोग के फ्यूचर प्लान्स करेंगे। पुराने में ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम कुछ इस खेल के जो रूल्स हैं मैं चाहूँगा वो ज़रूर अलूमी और अनीता बताएं, जो कि खेल में खबर भी बहुत अच्छी आई कि अनीता जीती हैं, अलूमी भी जीते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ज़रा इसके रूल्स के बारे में जानते हैं, तो आज ये मालूमात भी हासिल करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना दीपने में खुशामदीद, अलूमी करीम, अनीता करीम हमारे साथ मौजूद है। अलूमी, मैं चाहूँगा बिल्कुल शॉर्ट ही सही, लेकिन इस खेल का जो बुनियादी जो कवानीन है, इसके क्या रूल्स हैं, क्या टाइम होता है, ज़रा क्विकली बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़रा इसके बारे में अवेयरनेस पर चले, ताकि जो लोग देख रहे हैं इंस्पायर्ड तो हो रहे हैं, बट उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले। बिल्कुल, ये है कि ये जो रूल्स बहुत ही लिमिटेड रूल्स होते हैं इसके अंदर। ये समझे कि ये आपको लड़ने का जो है 100% एडवांटेज मिल जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल के अगर आप खड़े रह के लड़ना चाहते हैं, किसी को गिरा के मारना चाहते हैं, या अगर आप जो है ना कोई ग्रैपलर हैं जो दाव पेच लगाना जानते हैं, तो ये जो है हर किसी के फेवर में ये फाइट होती है। रूल्स बहुत लिमिटेड हैं इसमें। ऑब्वियसली उंगलियां आप जो है ना मुंह में डालना, नाक में डालना या आंख में मारना, ये इस तरह की जो स्मॉल जॉइंट अटैक्स जो होते हैं वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा आपको जो है ना ग्रोइन पे स्ट्राइक अलाउड नहीं है, और बैक ऑफ द हेड, क्योंकि आपका जो कहते हैं छोटा दिमाग होता है वहाँ पे, तो बैक ऑफ द हेड मारना अलाउ नहीं होता, स्पाइन पे मारना अलाउ नहीं होता। उसके अलावा जनरली रूल ये है कि आप ग्राउंडेड ओपोनेंट को, खड़े रह के ओपोनेंट को पंचेस मार सकते हैं, किक्स मार सकते हैं, नीज मार सकते हैं, एल्बोज मार सकते हैं। चलिए ज़बरदस्त। अनीता, ये बताइएगा, माशाल्लाह आपकी बड़ी कामयाबी ऑस्ट्रेलिया में, और अब अपकमिंग क्या प्लान है, कौन सी फाइट आपकी आ रही है, इसकी आप तैयारी कर रही हैं, बताइएगा ज़रा इस बारे में। फिलहाल तो अपनी रिकवरी पे थोड़ा सा सर्जरी की तरफ जाएंगे। जब सर्जरी होगी उसके बाद फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करूंगी, होपफुली उसके बाद फाइट करूंगी। ठीक है अलूमी, इस खेल के बारे में भी कुछ मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। एक ज़माने में इस खेल का जब पहली मरतबा आप लोग खेलना शुरू किए तो मिक्स मार्शल आर्ट
MMA ये भी खेल होता है, तो हमें बहुत आप लोगों से ही शुरू में पता चला जब आप लोगों ने खेलना शुरू किया। लेकिन क्या समझते हैं रूमी, इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है, ये कितनी जगहों पे अब खेला जा रहा है, और फिर इंटरनेशनली अब इसके जो मुकाबले होते हैं आप कहाँ हम रैंक करते हैं, ज़रा देखने वालों बताइएगा, और इसमें पोटेंशियल हमारा और कितना आगे जा सकता है? जी, इसका जो बेसिकली एक प्राइवेट स्पोर्ट है जो अभी तक ओलंपिक्स के साथ एफिलिएट नहीं हुआ, कोशिशें चल रही है ओलंपिक्स के साथ एफिलिएट करने की, जिसकी वजह से अभी ये जो एक तरह से समझे कि आम लोगों के लिए मंजरेआम पे एक तरह से नहीं आया कि टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं दिखाया जाता। ये एक प्राइवेट स्पोर्ट है जिसके जो आप समझे कि दुनिया में सबसे, समझे तो नहीं, खैर एक्चुअली दुनिया में सबसे तेजी से फैलता हुआ स्पोर्ट है ये। काफी लोग इसको जो है ना ब्रांड्स के नाम से जानते हैं, कोई वन चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं, कोई UFC के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस की जा रही है। शुरू ऑब्वियसली बहुत एक दो जगह से शुरू हुई थी। जो मेनली जो एक पाकिस्तान में MMA का हब था वो टीम फाइट फोर्ट्रेस था इस्लामाबाद में। उसके बाद अभी लाहौर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद और जो है ना टैक्सिला, इवन हर जगह पे जो है गुजर खान, हर एरियाज में जो है ना ये ट्रेनिंग की जा रही है मिक्स मार्शल आर्ट्स की, और बहुत ही जो है अच्छा टैलेंट पूल नजर आ रहा है पाकिस्तान से। ठीक है अनीता, जो इस वक्त ख़वातीन बच्चियाँ आपको देख रही हैं, अगर वो इस खेल में आना चाहती हैं तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? और दूसरा साथ अलूमी, आप जब ये बात अनीता बता दें तो यही बता देगा कि अगर कोई खेल में आना चाहता है तो यकीन तौर पर आजकल फेसबुक के पेजेस मौजूद हैं, हमने भी वहीं से एक ज़माने में आपको ट्रेस किया था, फिर आपसे बात भी हुई थी, तो यही तरीका कर रहेगा, कुछ बता दीजिएगा। पहले अनीता फरमा दीजिएगा जो आप कहना चाहती है, कोई इंस्पिरेशन, आपका पैगाम बच्चियों के लिए जो देख रही है, और दूसरा फिर अलूमी आखिर में बताइएगा हाउ टू कॉन्टेक्ट यू पीपल और जो खेलना चाहते हैं इसके लिए। अभी लड़कियां पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही है एज अ फाइटर, अभी ट्रेनिंग कर रही हैं, और जो जिनको नहीं पता वो आप एज ए सेल्फ डिफेंस इसको ट्रेनिंग कर ले, क्योंकि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना बहुत ही लाजमी है हर जगह पर। मेरा पैगाम यही है कि आप अगर फाइटर बनना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में हर जगह पर मिक्स मार्शल आर्ट के जिम बने हुए हैं, आप गूगल करें, सर्च करें, फिर वहाँ जाके अपने लिए ट्रेनिंग ले सकती है। और दूसरी बात, जो फाइटर नहीं बनना चाहते आप एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस सीखें। बिल्कुल ठीक जी। अलूमी आखिर में क्विकली हाउ टू रीच जो खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अनीता ने प्रीटी मच जो है सारी बात कवर कर ली, लेकिन ऑब्वियसली मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगा कि प्रोफेशनली जो है ना हर एक चीज को डेवलप होने में टाइम लगता है। इस स्पोर्ट को भी टाइम लगा है और मेरे ख्याल से अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। लोगों को लगता है कि ओवरनाइट जो है ना शायद सक्सेस मिल जाएगी। अभी मुझे 15 साल हुए और मैं कहते हैं कामयाबी कोई शॉर्टकट नहीं है, तो बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है अलूमी, और इसके अलावा बाकी जो फाइटर्स हैं इनकी पूरी हमने जो है वो कैरियर बनते हुए देखा है। बहुत मुश्किल काम है, पहले तो शनाख्त बनाना, उसके बाद परफॉर्मेंस करना, लेकिन वेल डन अलूमी, नदीम, अनीता, आप लोग ऐसे खेल में पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं जो पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसमें भी हम और मजीद कामयाबी हासिल करेंगे। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।